देखिए इकोनॉमी कंटेम्प्रेरी इश्यूज में हमने कल इकोनॉमी का टॉपिक किया था, द बैंकिंग क्राइसिस, द यस बैंक डिबैकल। ओके, आज हम उसमें एक कदम और आगे बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपसे कुछ बातें चर्चा करता हूँ मैं, ताकि आपको कंसेप्ट तो पता लगे। देखिए होता यह है कि जब भी हम किसी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, एक बात तो ध्यान रखें, ये फोकस है। फोकस का एक नियम है कि हम हर बार चर्चा करते हुए किसी भी परिस्थिति के हल की ओर बढ़ते हैं, सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। जब हम किसी टॉपिक को डील करते हुए पहले ही पूर्वाग्रह से ग्रस्त होंगे, प्रेजुडिसेस, क्रोध, द्वेष, जैसे गुस्से की भावना। आज मैं देख पा रहा हूँ कि कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, एकदम से उस पर अपनी प्रतिक्रियाएं हम ऐसे दे रहे हैं जैसे गुस्सा सा भरा पड़ा है। नहीं, चीज़ें लॉजिकली समझें, रीजनिंग बेस्ड उनका आंसर करें, और एक बात अपने माइंड में रखें कि ढूंढना हमें सॉल्यूशन है। इस उद्देश्य के साथ अगर आप किसी चीज़ का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, आपको पक्का आंसर्स मिलेंगे। तो ना हम ब्लेम गेम में जाएंगे, ना किसी चीज़ में। इसमें एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, कई बार ऐसा होता है कि एक जनरलाइज सेंस में हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनियों को इतने लोन दिए जाते हैं, इनके लोन डूबते हैं, इन पे कार्रवाई नहीं होती, लेकिन कोई इंडिविजुअल अगर है उसको तो आप 1 मिनट में नोटिस थमा देते हो। देखिए ये बहुत जनरलाइज बातें हैं। अगर सही मायने में हम इस लेवल के टॉपिक के डील कर रहे हैं, हमें बहुत ब्रॉड माइंडेड चलना पड़ेगा। मतलब बहुत सारे प्रावधान हैं जो सरकार के स्तर पर रखे जाते हैं। क्या स्टूडेंट को स्टूडेंट लोन नहीं दिया जाता, जिसमें उसकी पूरी पढ़ाई के दौरान मॉरेटोरियम रखा जाता है, पढ़ाई ख़त्म होने के 6 महीने के बाद जाकर के किस्तें स्टार्ट होती हैं। तो ये बेनिफिट गवर्नमेंट नहीं देती क्या? क्यों नहीं हम इसकी चर्चा करते हैं? पहली बात, क्या होम लोन के दौरान स्टेप बाय स्टेप जब होम लोन की पेमेंट डिसबर्स होती है, उसमें जिस टाइप के लिए पेमेंट डिसबर्स हुई है उसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, लेकिन फाइनल ईएमआईज़ की शुरुआत जब आप कंप्लीट पेमेंट होती है उसके बाद स्टार्ट होती है। क्या ये प्रिविलेजेस नहीं देती हैं सरकारें? क्या इतने बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र को इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत हाईली सब्सिडाइज्ड रेट पे प्राइमरी लैंडिंग नहीं की जाती? क्या प्रायोरिटी लैंडिंग की जाती है? एजुकेशन को प्रायोरिटी लैंडिंग की जाती है? क्या स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को प्रायोरिटी लैंडिंग नहीं दी जाती? दी जाती है। तो एग्रीकल्चर, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, इन सबको आप प्रायोरिटी लैंडर के तहत हाईली रिबेटेड सेंस में लोन प्रोवाइड करते हैं। और कितने कितने लाख करोड़ कृषि ऋण माफ़ होता है, कितने कितने लाख करोड़ कृषि ऋण माफ़ होता है। तो ये नहीं माफ़, उसकी जिक्र नहीं हम करते हैं। जब वो कृषि ऋण किनको मिलता है? किसानों को ही तो मिलता है। छोटा किसान, आम किसान, वो भी तो लाखों करोड़ों में होता है, 70,000 करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़। वो भी एक कारण है बैंकों के डूबने का। ये भी आप बात याद रखिए। तो देखिए, जब हम किसी टॉपिक पे चर्चा करना चाहते हैं ना, हम इतने संदेहास्पद ना बने, इतने सस्पिशियस और प्रेजुडिस्ड ना बने। एक सेगमेंट में गड़बड़ी आई है, उसे सुधारना है और उसको आगे लेकर के जाना है। समझ आई? मतलब ये है कि बहसबाजियों से बचें, सटीक बात करें, विवेचना करें और उसके हल की ओर बढ़ें। इसमें अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है। मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, पहला सवाल मेरा, लोन क्यों दिए जाते हैं उद्योग धंधों को? 1 मिनट के लिए मैं सोचूं, लोन क्यों दिए जाते हैं? बैंक लोन देता है इसलिए कि उसे केवल ब्याज चाहिए? लोन की प्रक्रिया ही, लोन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई? कोई लोन पे पैसा इसलिए लेता है कि वो अपना काम धंधा चला सके। तो लोन का आधार काम धंधे का चक्र चलाना है, इकोनॉमी का साइकिल चलाना है, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्रिएट करना है। मैं कहता हूँ अभी येस बैंक को तबाह कर देते हैं। 21,000 कर्मचारी जो उसमें काम कर रहा है, उसकी क्या गलती है? वो 21,000 लोगों के आगे 3-3, 4-4 परिवार के सदस्य होंगे, 60,000 लोग हो गए। मतलब खत्म कर देते हैं। सरकार के एंड पे तो बहुत आसान है, गो एंड लिक्विडेट द येस बैंक, गो एंड लिक्विडेट द एयर इंडिया, गो एंड लिक्विडेट द एनपीसीएल। नो, दिस इज नॉट द वे टू रन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। जब कोई संस्था है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, कोई बैंक है, they are giving ultimate support for the employment, for the capital formation, for the mobilization of the resources। इन्हीं को ख़त्म और तबाह करके अगर सिर्फ लोन ही रिकवर करना है, फिर अर्थव्यवस्था क्या है, फिर इकोनॉमी क्या है? सो लोन रिकवरी इज नॉट द ओनली एजेंडा। एजेंडा इज टू रन द एंटरप्राइजेज, इंडस्ट्रीज, commercial segment, factories, so that money can multiply, because multiplier effect we need, that is the agenda of the loan। उद्योग धंधे चलें, इसलिए सरकारें
और किसी भी देश का तंत्र लंबे समय तक ये प्रयास करता है कि ये उद्योग धंधा बच जाए, क्योंकि कोई एक उद्योग धंधा सिर्फ अकेले अपने कारणों से नहीं, वो बहुत सारे पॉलिसी इंटरवेंशंस, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग से जुड़ा होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ, IL&FS, इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मैंने पढ़ाया था सितंबर 2018 में उसका डिबेकल हुआ 1 लाख करोड़। IL&FS ने बड़े पैमाने पर पैसा सरकारी प्रोजेक्टों में लगाया था। सरकारी प्रोजेक्टों में लगातार हो रहे डिले, एकम्प्लिश ना हो पाने की वजह से IL&FS के रिटर्न्स वापस नहीं आ रहे थे। ऐसे में IL&FS का एक कारण ये भी बन रहा था कि वो डिबेकल की तरफ बढ़ रहा था, क्राइसिस की तरफ बढ़ रहा था। तो क्या हम उसे सरकारी प्रोजेक्टों के डिले से बिल्कुल अलग करके देख लें? क्या हम उसे बिल्कुल इस चीज़ से ना जोड़ें कि लैंड एक्विजिशन में देरी होती है, कोई प्रोजेक्ट बनने में देरी होती है? प्रोजेक्ट बनने में देरी का यहाँ पर क्या उद्देश्य आ जाता है? इतने सारे प्रोजेक्ट IL&FS ने सपोर्ट किए हैं। प्रोजेक्ट में जब स्टिपुलेटेड टाइम के मुताबिक देरी हो रही है तो फिर महंगाई भी तो बढ़ती है। ऐसे में लेबर कॉस्ट, रॉ मटेरियल कॉस्ट, सब कुछ और बढ़ जाता है। तो ऐसे में तो उसका रिकवरी आ जाना तो और मुश्किल हो जाता है। इन सारी चीज़ों से वो जुड़े रहते हैं। तो जब हमें सब वाइबल सोल्यूशन, मुझे कभी ये आज तक समझ नहीं आया कि भाई जब हम सवाल करना शुरू करते हैं, केवल सवाल करना है इसीलिए सवाल क्यों करते हैं? कि जैसे कोई दिल में सवाल है, इसको किसी भी कीमत पर बस करना ही है। सवाल का उद्देश्य ही है किसी चीज़ का हल प्राप्त करना, और हल की सोच रख के अगर दिमाग में सवाल आएगा तो सैकड़ों सवाल हम पहले खुद से ही कर चुके होंगे, सैकड़ों सवाल हम खुद से ही कर चुके होंगे और हल की ओर बढ़ेंगे। आई बात समझ में? ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो इसलिए लोन का उद्देश्य है उद्योग धंधे चलें, सर्वाइव करें। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि हाई लैंडिंग्स होती हैं और लो लेवल लैंडिंग्स होती हैं। जब आप हज़ारों करोड़ में लोन देते हैं और जब आप कुछ लाख रुपए का लोन देते हैं, उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आपको लोन मिला है, आपकी किस्त फेल हुई, आपको नोटिसेज आने शुरू हो जाते हैं, और नोटिसेज आने के बाद फिर आपको वो पे करना है। इसका रीज़न ये रहता है कि आपने बड़े पैमानों पर वो लोन अपनी निजी ज़रूरतों के लिए भी लिया होता है। ऐसे में अगर वो लोन फेल होने शुरू हो जाएंगे तो वो मल्टीपल नंबर्स में दिए होते हैं, वो एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट करेगा कि लगभग सब लोग ही डिफ़ॉल्ट करना शुरू कर जाएंगे। ऐसे में पूरा तंत्र ध्वस्त हो जाएगा। लेकिन जब हम बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ लोन किसी को देते हैं, उसमें हमें ये क्लैरिटी होती है कि इतना बड़ा लोन अमाउंट किसी एक ही फर्म को गया है और इस एक फर्म को वी हैव टू डील वायबली। इसके लिए हम कई प्रयास करते हैं कि वो सर्वाइव कर जाए, सस्टेन कर जाए, ताकि लोन हमारा वापस आ जाए, क्योंकि उस मौके पर उसे ख़त्म करना हल नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉर्पस ऑफ लोन उसके पास है ना। आप समझिए, वो ख़त्म हो गई तो वो तबाह हो जाएगी। दूसरी बात, कई तरह की प्रक्रियाएं होती हैं। कई लोगों के दिमाग में ये आ सकता है कि भाई जब हमारा घर लेते हैं, इतनी बड़ी रजिस्ट्री, प्रॉपर्टी, गाड़ी घोड़ा सब गिरवी रखते हैं। बड़े बड़े बैंक्स जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लोन देते हैं तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के अंडर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें वैल्यू होती है, जैसे लोगो है, जैसे ट्रेडमार्क है, जैसे ट्रेड नेम है। किंगफिशर का लोगो और ट्रेडमार्क ही कई 100 करोड़ का था जिस समय में उसे लोन बांटा गया। हाँ, वो बात अलग है कि जब वो डूबना शुरू हुआ, उसकी छवि गिरनी शुरू हुई, तो बैंक के पास एक तरह की उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ही थी ट्रेडमार्क और लोगो के नाम पर, उसकी भी वैल्यू साथ में गिर गई, तो बैंक रिस्क में आ गया। लेकिन जिस वक्त में बैंक ने ये सारी कार्रवाइयाँ की तो बैंक ने इंटरनेशनल और नेशनल नॉर्म्स को ध्यान में रख करके ये सब चीज़ें लोन में ली होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि आंख बंद करके ये काम होता है। रेगुलर इंस्पेक्शन ना करना, रेगुलर इंटरवेंशन ना करना, कैपेसिटी की इनएफिशिएंसी होना, मिसमैनेजमेंट ऑफ द गवर्नेंस होना, ये तो इश्यूज़ हैं ही, हम डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन सीधे सीधे सवाल ही खड़ा कर देना कि सारे तंत्र में कुछ है ही नहीं और हम ही हम हैं, बाकी सब पानी कम है। नाउ दिस इज़ नॉट द वे टू रन द इकोनॉमी। If you genuinely want to solve the problem of the economy and you want to understand the economy, first of all you have to admit that you are learner and you are learning the economy, because everybody in the economy they are learner। क्योंकि वो कैसे किस करवट बैठती किसी को नहीं पता, ये बात आप याद रखिएगा। ओके, अब हमने उस समय में IL&FS से जोड़ करके हर चीज़ को देखा। हमने NBFC क्राइसिस के ऊपर चर्चा कर रहे थे। अब NBFC क्राइसिस के ऊपर अगर हम चर्चा करें तो उसमें कुछ चीज़ों को ध्यान में समझना। NBFCs कई तरह की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसके तहत इन्हें फिर शैडो बैंक कहा जाता है। शैडो बैंक किसे कहा जाता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ को। किस तरह की सर्विसेज? इनके बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल हैं, जिसी के दम पर इनकी महत्वता है हमारे देश में, विश्व भर में। उन रोल में सबसे इंपॉर्टेंट है मोबिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का काम करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, मैं आपको अभी समझाता हूँ। देखिए, मुद्दे की बात यह है कि एक पर्सन ए है,
ये पर्सन ए है, ये ए पर्सन के पास एक्सपर्टीज़ है, ट्रेनिंग है, स्किल्स हैं, और इसके पास लेबर है और एक पर्टिकुलर एरिया की नॉलेज है, और ये पर्सन वहाँ पर माइनिंग करना चाहता है, लेकिन इसके पास फंड्स की कमी है। अगर इसे फंड्स मिल जाएंगे तो जब यह वहाँ पर माइनिंग करेगा, वो पर्टिकुलर रीजन के जो रिसोर्सेज हैं, द मिनरल्स, अल्टीमेटली वो इकोनॉमी का पार्ट बन जाएंगे। ये उन मिनरल्स को प्रोसेस करेगा, कई लोगों को रोज़गार मिलेगा, और इसे मशीन्स देने के लिए, इसे ट्रांसपोर्टेशन देने के लिए, इसे प्रोफेशनल सर्विसेज देने के लिए, टेक्निकल एक्सपर्टीज़ देने के लिए कई सब्सिडरी इंडस्ट्रीज़ और कई सेगमेंट आगे आएंगे। उन सबको भी रोज़गार मिलेगा और वो आगे रोज़गार देंगे। इस तरह से वैल्यू एडिशन ऐड होनी शुरू हो जाएगी प्रोडक्ट्स में। तो इस तरह से जो कंट्री है उसके जो अनटैप्ड रिसोर्सेज हैं वो मोबिलाइज होने शुरू हो जाएंगे। दिस इज़ द फर्स्ट आस्पेक्ट। सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनबीएफसीज। ये पहली बात। दूसरी बात, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कैसे करते हैं? अब जब अल्टीमेटली ये माइनिंग करने वाला पर्सन माइनिंग कर रहा है, नेचुरल सी बात है, इसने पैसा लगाया है तो ये उसमें मुनाफे भी तो कमाएगा। जब ये मुनाफे कमाएगा तो वो मुनाफे जो कमाए ये कहीं ना कहीं जमा ही करेगा, कहीं ना कहीं डिपॉजिट करेगा। तो वो जो डिपॉजिट्स जनरेट हुए हैं वो भी तो एक तरह का रिसोर्स ही मोबिलाइज हुआ है। उसे हम क्या करेंगे? वो रिसोर्स मोबिलाइजेशन नहीं है, इट इज़ ऑल्सो रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था में एक चलायमान परिस्थिति बनाए रखने के लिए, उसे एक रफ्तार देने के लिए, एक स्पीड देने के लिए, जिससे ज़्यादा हाथों से पैसा गुजरे, ज़्यादा प्रक्रियाओं से आपके देश के रिसोर्सेज गुजरें, जिसमें हर स्टेप के ऊपर उसकी वैल्यू में एक एडिशन किया जाए। ये वैल्यू एडिशन प्रोसेस के तहत आप कंट्री के रिसोर्सेज को एफिशिएंट मैनर में मोबिलाइज करते हैं टू यील्ड द हाई एंड वैल्यू। दिस इज़ रिसोर्स मोबिलाइजेशन एंड एनबीएफसीज इसमें सफल रोल प्ले करते हैं। क्यों? कितने बड़े स्तर पर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगते हैं जिसमें डैम, हाईवेज़, रेलवे प्रोजेक्ट्स लगते हैं। इसके बेसिस पर कितने बड़े स्तर पर पूरे भारत भर में ईंटें, सीमेंट, बजरी, रेता, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, सरिये की आवश्यकता पड़ती है। सारा का सारा रिसोर्स एक दिशा में मोबिलाइज हुआ कि नहीं हुआ? वह सारे प्रोजेक्ट ही अगर ध्वस्त हो जाएंगे तो किस तरह से सब रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगा? नॉट एट ऑल पॉसिबल। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन में एक प्रमुख रोल प्ले करते हैं एनबीएफसीज, रोज़गार निर्माण में एक प्रमुख रोल प्ले करते हैं एनबीएफसीज, और क्रेडिट अवेलेबिलिटी जिसके आधार पर कमर्शियल एक्टिविटी खड़ी रहती है उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एनबीएफसीज। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? पूंजी निर्माण किसे कहते हैं? पूंजी निर्माण इसे कहते हैं, मान लीजिए कि मेरे पास इस वक्त, इस समय में मेरे पास 10,000 रुपया है। ये 10,000 रुपया या तो मैं कहीं पर भी खर्च सकता हूँ तो वो मेरा एक्सपेंडिचर हो गया, या ये 10,000 रुपये से मैं एक फ़ोटोस्टेट मशीन ले देता हूँ, और जब मैं इससे फ़ोटोस्टेट मशीन लूँगा तो मैंने क्या ख़रीदा? मैंने कैपिटल गुड खरीदी, और इससे अब जब मैं पेजेस फ़ोटोस्टेट करूँगा तो मैं उससे पैसा कमाऊँगा। ऐसे में ये अल्टीमेटली जो मेरा 10,000 लगा है ये मेरा एक्सपेंडिचर नहीं है, मेरा इन्वेस्टमेंट है, ये मेरी पूंजी है, और पूंजी को ही कहते हैं कैपिटल। मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी, कितने बार यही उदाहरण देता हूँ, हर बार यही दूंगा। मैंने 10 लाख रुपए की गाड़ी ली, उस गाड़ी पे मैं अगर निकल गया कसौली, किसके साथ वो बाद का विषय है, मैं निकल गया, ऐसे में घूम फिर के आ गया, खर्चा कर लिया, ये तो मेरी गाड़ी पे 10 लाख का खर्चा था। लेकिन अगर उसी गाड़ी पे वहाँ कसौली जाके एक से एक मांगे पैदा होने लगी और अब मेरे पास वो मांग पूरी करने के लिए पैसा नहीं है, तो मैंने रास्ते में सिस्टम भिड़ाया, परमिट लिया, उसी पे पीली पट्टियाँ लगा ली और येलो नंबर प्लेट, तो अब वो हो गई गाड़ी एक तरह की टैक्सी। तो अब वही 10 लाख रुपए से मैं 2,000-3,000 रुपये दिहाड़ी कमा रहा हूँ, वो हो गया एक्सपेंडिचर नहीं, इन्वेस्टमेंट। तो निवेश को कहते हैं पूंजी। 1 रुपया खर्चा भी हो सकता है, 1 रुपया ही पूंजी बन सकता है। आज मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं और मैं 5 लाख का सौदा करने आया हूँ। सुना है ना वो डायलॉग अमिताभ बच्चन का? वो क्या बता रहा था? खर्चे और पूंजी का अंतर सिखा रहा था। समझ आई बात? ऐसे में ये कैपिटल फॉर्मेशन का उद्देश्य यहाँ पर ये है कि जो लोग हैं, लोग बाग बैंकों में हर जगह पर पैसा जमा कराते हैं, वो पैसा जब बैंकों में जमा हो जाता है, अल्टीमेटली देश की सरकारों को, उद्योग धंधों को जब वो निवेश करने के लिए उपलब्ध होगा तो ही उस पैसे को हम कैपिटल कहेंगे, पूंजी कहेंगे, तो ही उस पैसे को हम कैपिटल या पूंजी कहेंगे, अदरवाइज तो क्या ही कहेंगे। आप जो सारा पैसा बैंकों में जमा कराते हो वो उद्योग धंधों को प्राप्त होता है तो वो निवेश है, वो कैपिटल फॉर्मेशन है। आपकी सेविंग्स कैपिटल बन सकती हैं अगर वो निवेश हुई। इसके लिए 2 कार्य करने जरूरी हैं। एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो बैंकों के पास पैसा है उसे बैंकों से ले करके उन लोगों को देना जो लोग निवेशक हैं, जो लोग खर्चा करना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स या कुछ भी प्रोजेक्ट लाना चाहते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना, तो वो पैसा कैपिटल बनेगा।
और दूसरी बात, जब उन लोगों को उद्योग धंधे काम काज खुलवा करके आप दे रहे हैं, रोज़गार पैदा हो रहा है, तो वो लोग जब और खर्चा करेंगे, जिन लोगों के लिए खर्चा करेंगे उनको रोज़गार प्रदान करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, रोज़गार से जो कमाइयाँ आपके हाथ में आएंगी उनमें से एक हिस्सा अगर आप बैंक में जमा करेंगे तो ये भी तो कैपिटल और पूंजी का निर्माण हो गया। दो तरह से आप कैपिटल फॉर्मेशन करते हैं यहाँ पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन का ये हो जाता है कि जब आप इस पर्सन को माइनिंग करने की अनुमति दे रहे हैं, पैसा प्रोवाइड करके, ये पर्सन भी तो यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहा है। वो प्रॉफिट को जब ये सीधे आगे निवेश कर रहा है तो वो कैपिटल नहीं हुआ तो क्या हुआ? पूंजी का निर्माण नहीं हुआ। जितने लोगों को इसने बिजनेस दिया उन लोगों ने अपनी तनख्वाहों का 500 हज़ार रुपये बैंकों में डाला, वो कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ? जितने प्रोडक्ट इसने कंज्यूम किए वो प्रोडक्ट बिके, उन पे जो कीमतें लोगों को रिसीव हुई वो कैपिटल नहीं हुआ तो क्या हुआ? तो कैपिटल फॉर्मेशन में एक बड़ा रोल प्ले करते हैं बैंकों का पैसा खपा के, निवेशकों के हाथ में पैसा ला के, रोज़गार दिला करके, सेविंग करा के। इट इज़ अ बिग सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। और पूंजी निर्माण के बिना उद्योग धंधे भूल जाओ आप, और उद्योग धंधे नहीं चलेंगे तो भूल जाओ फिर आप जॉब। तो जब हम क्रिटिसिज्म करने लगते हैं ना, सब NBFC बर्बाद है से बंद कर दो, सब बैंक बर्बाद है से बंद कर दो, इनको डुबाओ, थोड़ी अकल कर ले कि फिर चक्र इकोनॉमी का किधर से चलेगा? तंत्र भी तो चलाना है, सबको ख़त्म कर करके किसको बचाना है फिर? आई बात समझ में? सरकारों का, चिंतकों का, विचारकों का उद्देश्य एक ही है, बचाना बचाना बचाना। हाँ, करप्शन है वो एक अलग बात है, पॉलिसी फेलियर है एक अलग बात है, इनएफिशिएंसी है वो अलग बात है। आप लोगों को भी तो 10-12 घंटे पढ़ना चाहिए, पढ़ते हो रेगुलर? जिस दिन नहीं पढ़े वो करप्शन आपके अंदर नहीं है, पॉलिसी पैरालाइज आपका नहीं हुआ, इनएफिशिएंसी आपकी नहीं, अगले दिन खुद को मार लो छुरा घूंप के। अगले दिन यही कहते हो ना, मैं 4 घंटा ज़्यादा पढ़ूंगा। वो आपने खुद को क्या किया? रिकैपिटलाइज। वो आपने खुद को क्या किया? रीस्ट्रक्चरिंग। आपने यही कहा ना, अब ये वाला लेक्चर छोड़ के जो आज हुए हैं ये वाले पहले कर लेते हैं। इसको रीस्ट्रक्चरिंग नहीं बोले तो क्या करेंगे? तो पिछले दिन के शेड्यूल और टारगेट फेलियर को अगले दिन मैनेज करते हो या उसके चक्कर में खुद को ख़त्म कर लेते हो? लास्ट टाइम तक आप लोग कोशिश करते हो कि तैयारी में बने रहने के लिए हर तरह से प्लान को रीविजिट करके, रीस्ट्रक्चर करें, रीऑर्गेनाइज करें, रीप्लान करें, ताकि सर्वाइव हो जाए। क्योंकि आपको पता है अगर सर्वाइव कर गए, IAS बनेंगे, फिर तो बात बन गई। यही तो देश है। देश को खुद से अलग करके क्यों देखते हो? तुम ही में तो देश है, देश में तुम ही हो। ऐसे में वह भी ये देखते हैं कि अंतःकरण तक देखेंगे कि संस्था चल जाए, क्योंकि इतने लोग उद्योग धंधे से जुड़े हैं, रोज़गार से जुड़े हैं, इतनी जगहों पे इनका पैसा है। जब लास्ट पॉइंट में फिर नहीं दिख रहा है तो वो फिर उसको ख़त्म करना पड़ता है। लेकिन उसके पहले कमियां जो हैं वो ठीक हैं, इग्नोरेंस है, लेथार्जीनेस है, करप्शन है, इसको ठीक करो। उसकी तो बात हम भी कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं इनको कुछ मत करो, करो। ओके। प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म क्रेडिट, डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। NBFC के क्राइसिस का मेन कारण, जिसे हम कहते हैं शैडो बैंकिंग क्राइसिस, शैडो बैंकिंग क्राइसिस का मेन कारण क्या है? मेन कारण यहाँ से समझो। मैंने आपको बताया कि बैंक डर में जी रहे थे, इसकी वजह से बैंक सीधे लैंडिंग नहीं कर रहे थे, और उन्होंने लैंडिंग करनी किनको शुरू कर दी? NBFCs को। म्यूचुअल फंड ने लैंडिंग करनी किधर शुरू कर दी? NBFCs को। ये समझ में आ गया? म्यूचुअल फंड जो होता है, मान लो मैंने किसी कंपनी का म्यूचुअल फंड लिया है, वो म्यूचुअल फंड क्या करते हैं कि वो अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई करने के लिए ये जो NBFCs हैं, NBFC से कमर्शियल पेपर्स ले लेते हैं। कमर्शियल पेपर मैंने आपको समझाया था क्या होता है। यहाँ पर 2 चीज़ों को समझ के चलना है। कमर्शियल पेपर में एक डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है? ध्यान से समझो। मान लो कि मैंने किसी कंपनी का, जैसे मान लीजिए इस समय में कि IL एंड FS का ही उदाहरण लेता हूँ। IL एंड FS को पैसा चाहिए था। IL एंड FS वो पैसा जुटाने के लिए कमर्शियल पेपर इशू करके किसी से पैसा ले लेगा। उस कमर्शियल पेपर में ये प्रॉमिस रहेगा कि पैसा और ब्याज इतने समय के बाद वापस आ जाएगा, ये कमिटमेंट रहेगा उसमें। ये हो गया रिस्की एस्पेक्ट। आई बात समझ में? ये क्या हो गया? रिस्की। ये तो बहुत रिस्की हो गया। जानते हो रिस्की क्यों हो गया? क्योंकि इस रिस्की एस्पेक्ट में एक सीधा गुण ये नज़र आता है कि जब आप बैंकों से होम लोन या कार लोन लेते हैं, बदले में वो आपसे बहुत कुछ मॉर्गेज रखते हैं, तो वो सिक्योर होते हैं। उन्हें पता होता है कि ये पैसा वापस ना आने पे घर या कार ले आएंगे। लेकिन जब आप बैंकों से पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक बदले में उसके कुछ नहीं लेता आपसे। आई बात समझ में? तो वो पर्सनल लोन हो गया बहुत हाई लेवल का रिस्की, क्योंकि बैंक ने बदले में आपसे कुछ नहीं लिया ना। ठीक इसी तरह से कमर्शियल पेपर के कॉन्टेक्स्ट में ये होता है कि जो पर्सन इस NBFC को, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी को, कमर्शियल पेपर के बिहाफ पे पैसा दे रहा है, NBFC बदले में उसे कुछ मॉर्गेज नहीं रख रहा, सिर्फ क्या इशू कर रहा है? कमर्शियल पेपर।
तो ये तो रिस्की बहुत हो गए, लेकिन फिर भी ये अनसिक्योर नहीं होते, ये रिस्की होके भी सिक्योर है। कैसे? क्योंकि कमर्शियल पेपर के पीछे जो वैल्यू है वो ये नहीं है कि मॉर्गेज क्या रखा है, कमर्शियल पेपर की वैल्यू ये है कि पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड उस कंपनी का क्या था। मैंने इकोनॉमी के लेक्चर में डेप्थ में कराया सब कुछ। वो कंपनी अपने पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड के रिटर्न्स, अपनी देनदारियां, अपने बिहेवियर को दिखा करके उस कमर्शियल पेपर को इशू करती है। और ऐसे ही नहीं है कि जना खना मुंह उठा के कर लेगा, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ऑथराइज करती हैं कि इनके कमर्शियल पेपर की ये वैल्यू है, AAA है या कौन सी रेटिंग है, तब जा करके उसमें वो वैल्यू आती है। और क्योंकि ब्याज अधिक मिलता है तो फिर लोग उस कमर्शियल पेपर को लेना चाहते हैं। समझ आई? उसमें जो वैल्यू है वो उस कंपनी के पास ट्रैक रिकॉर्ड की है, उसे जो ऑथेंटिकेशन मिल रही है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों से मिल रही है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन है ये? जैसे ये जो क्लास है ना, स्कूल में आप ऐसा करते होंगे कि आपसे किसी ने ब्रेड रोल खाने के लिए स्कूल में क्लास में पैसे ले लिए, 5 रुपये उधारे देते, 10 रुपये, 2-3 बार लेने पर भी उसने वापस नहीं, तो आप क्लास के सारे आदमी को, बच्चों को कह देते ना, इसको पैसे मत देना यार, इसको ब्रेड रोल मत लेके देना, पैसे ही वापस करता। सब बिखर जाते थे, कोई नहीं देता था उसको, मतलब उसकी बदनामी कर दिया आपने। अब वही काम बड़े स्तर पर क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ कर रही हैं। अगर कोई कंपनी लोन नहीं वापस कर रही है, किसी का पैसा नहीं दे रही, तो हंगामा कर देते हैं, रेटिंग गिरा देते हैं, तो फिर सब लोग उनको सुन करके पैसा लगाना बंद कर देते हैं। या फिर उन्हीं की अगर आपसे किसी ने पैसे लिए और वो समय पे वापस करता है, तो अगर आपको कोई पूछे यार उसने मुझसे पैसे मांगे, तो आप कहोगे ना दे दे, आंख बंद करके दे दे। पूछा क्यों? वो जब लेता है 2 दिन पहले वापस करता है, तो फिर उसको आदमी पैसा दे देगा। ऐसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ अच्छा रेटिंग दे रही हैं, तो फिर आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट होती है। तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ इस मैकेनिज्म के तहत रेटिंग कर देती हैं और कमर्शियल पेपर अपने बिकने शुरू हो जाता है धमाधम, और फिर हम पैसा मोबिलाइज़ करते हैं। उसी के तहत ये लोग भी पैसा मोबिलाइज़ करते हैं। लेकिन अब होता ये है कि NBFC में जो पैसा आता है ये मोस्टली शॉर्ट टर्म लेंडिंग के तहत आता है। मतलब बैंक और म्यूचुअल फंड NBFC में पैसा इन्वेस्ट करके इतने खुश इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि ये शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट के तहत पैसा लेते हैं। शॉर्ट टर्म मतलब वापस जल्दी आएगा बैंक के पास, वापस जल्दी आएगा म्यूचुअल फंड के पास। तो NBFC को आगे लोन देने हैं, बैंकों वाले खाते खुला नहीं सकते, ना तो टर्म डिपॉजिट, ना डिमांड डिपॉजिट, ना सेविंग अकाउंट, ना FD/RD। पैसा किधर से आएगा? पैसा आएगा बैंकों से या फिर म्यूचुअल फंडों से या शेयर बाज़ार से। बैंकों से, म्यूचुअल फंडों से पैसा जुटाने के तरीके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर, जिसमें सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं कमर्शियल पेपर को। ये इशू करके NBFC ने बैंक को बोला ले मुझे 10,000 करोड़ दे। वो बैंक ने NBFC को 10,000 करोड़ दिया, लेकिन बैंक ने उसे बोला, कहते तुझे पता है ना कमर्शियल पेपर इज़ अ शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। तो NBFC ने बोला मुझे पता है, बार बार याद मत कराया कर। समझ आई? म्यूचुअल फंड ने भी पैसा दिया, कहते तुझे पता है ना ये शॉर्ट टर्म, कहता मुझे पता है। तो NBFC जिधर से पैसा अपना भरता है, लाके जेब भरता है पैसे से, वो सब शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट। लेकिन उल्टा देखिए, NBFC से लोग लोन लेना क्यों चाहते हैं? ये अपने लेवल पे जो लोन देता है वो लॉन्ग टर्म होते हैं। लेता शॉर्ट टर्म वाले करार के तहत है, देता लॉन्ग टर्म में है। इसलिए इसके पास लेंडर भी काफ़ी होते हैं, इसलिए इसके पास डेटर भी काफ़ी होते हैं जिन्होंने लोन लेना है। और क्योंकि शॉर्ट टर्म में लेता है तो लेंडर भी बहुत होते हैं इसके। इसे पैसा देने वाले भी खुश रहते हैं, इससे पैसा लेने वाले भी खुश रहते हैं। ये दोनों को मदमस्त रखता है और दोनों के लिए खुश हैं। बैंक के पास जाएंगे लॉन्ग टर्म लोन लेने के लिए, बैंक आपकी बखियाँ उधेड़ के रख देगा, इतनी फॉर्मेलिटियाँ। वो सीधे चले जाते हैं, कहते हैं NBFC के पास चलो ना यार। और बैंक के पास जब ग्राहक लोन लेने जाता है तो बैंक उसे कहता है शॉर्ट टर्म ले लो। तो हाँ, शॉर्ट टर्म थोड़ी ना, यहाँ पर तो हम गाड़ी की भी 7-7 साल की किश्ती करा देना चाहते हैं। उस पर भी पूछते कोई तरीका नहीं है 10 साल की हो जाए। वो कहता है 10 साल में 7 बहुत है यार, 84 किश्तें कर देंगे, बहुत है, लास्ट है ये। घर का लोन 25, 30, 35, 40 भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो बैंक कहता है यार ग्राहक बहुत लॉन्ग टर्म मांगते हैं, शॉर्ट टर्म NBFC। डेटर कहता है यार हमें लॉन्ग टर्म चाहिए, NBFC। तो दोनों के बीच में एक NBFC यकायक ही आ जाता है, अपने आप ही घुसड़ जाता है। ऐसे में हुआ क्या, जब IL&FS की खबर सुनी सितंबर 2018 में, तो IL&FS ने कहा कि भैया मेरे पास ना पैसे नहीं है देने को। पहली कंपनी ने पैसा मांगा, कहते शॉर्ट टर्म टाइम पूरा हो रहा है, पैसा दे। कहता अभी तो नहीं है, मेरा पैसा नहीं आया। कहता क्यों? कहता मैंने सरकारी प्रोजेक्टों में लगाया था ना, उधर से नहीं आया, मैं दे दूंगा। कहता चुप, पैसा दे, तूने मेरे से कमर्शियल पेपर। कहता कमर्शियल पेपर तो तुझे फिर पता ही है ना क्या होते हैं, वो तो फिर हो गया बस। कहता पैसा दे। कहता नहीं है। पहला फेलियर, हाथ खड़े कर दिए, हंगामा सा मच गया बाज़ारों में। जैसे ही इसने मांगे दूसरा भी डर गया, कहता वो मेरा भी लगा हुआ है, वो भी भागा। कहता यार मेरा टाइम पूरा हुआ है, पैसा दे दे।
कहता पैसा तो नहीं है, अभी सुना नहीं तूने, उसको भी नहीं दिया। कहता मेरा दे दे, बस मेरा दे दे, मेरा नहीं दबाना। कहता तेरा भी नहीं है, हाथ खड़े। इस तरह से वन बाय जब हाथ खड़े होने शुरू हुए तो वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के घर में बिजलियाँ कड़कने लगी, लाल बत्ते जगने लगे। कहते ये कुछ कर रहा है यहाँ पे इनका एक NBFC। कहते क्या लोन नहीं वापस कर रहा है लोगों के, हाहाकार मच रहा है। कहता है इनकी क्रेडिट रेटिंग कट करो ताकि नए कमर्शियल पेपर इशू कर करके इस क्रेडिट रेटिंग के दम पे पैसा ना ले लें। अब NBFC को क्या करना है, NBFC इन लेंडर का पैसा तो तब देना जब NBFC का आगे से वापस आए। NBFC ने तो झोला कर रखा है, इधर तो लॉन्ग टर्म में दे रखे हैं, इधर शॉर्ट टर्म से ले रखे हैं। तो कई सारे शॉर्ट टर्मों वालों से लेकर के कुछ लॉन्ग टर्मों वालों को देता था, शॉर्ट टर्म वाले आ गए। तो ऐसे इस NBFC का खेला ही चलता है जब इनफ लिक्विडिटी हो, मतलब मार्केट में तरलता इतनी हो कि बैंक अगर आना चाहे तो पैसे के समंदर में बस डूब सा जाए। ऐसे में NBFC क्या करता है कि जैसे 10 लेंडर हैं, 10 लोगों को लोन देना है, 1000 लेंडरों से पैसा लेता है शॉर्ट टर्म। उन 1000 में से अगर 100 को भी इस महीने में देना है तो कहता तो भी तो दिक्कत नहीं, 900 तो है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसका दे, फिर अगली बार अगले 100 का दे, तब तक नए 100 क्रिएट कर लेंगे। क्योंकि लेंडर ही इतने सारे होते थे तो शॉर्ट टर्म उनसे लेते लेते बड़े बड़े लैंडिंग कर पाया। लेकिन जब कई रीजंस मैंने अभी बताए, रीज़न डिमोनेटाइजेशन, रीज़न GST, रीज़न इकोनॉमिक स्लो डाउन, रीज़न डिमांड स्लो डाउन, ये सारे रीज़न की वजह से NBFC, रीज़न सरकारी प्रोजेक्टों का फंसना, NBFC का लोन पे दिया पैसा नहीं आ रहा था, NBFC पैसा नहीं दे पा रहा, NBFC ने हाथ खड़े किए, एक के हाथ खड़े किए तो बाकी कंपनियों ने चीच अल्लाह मचा दिया। ऐसे में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जाग गई तो उन्होंने भी रेटिंग गिरा दी और NBFC ने उनको बोला ये क्या किया यार। कहते क्यों? कहते हमने नया बोरो करके ही तो फिर इनके वापस करने थे ना। कहते फिर क्या हुआ? कहते बोरो करते हैं, तुझे नहीं पता कमर्शियल पेपर। कहता तो कमर्शियल पेपर पे तेरी रेटिंग का ठप्पा ठुका रहता तभी तो पैसा मिलता है, उसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं। ऐसे में वो कहते नहीं बेटा क्रेडिट रेटिंग तो तुम्हारी नहीं बढ़ा सकते हो, तो गिर गई। कहता फिर हम भी समझो गिर गए। इस तरह से लिक्विडिटी का क्रंच आ जाना ही क्राइसिस है NBFC का। पैसे के सोर्स बंद हो गए, शेयर बाजार में शेयर औंधे मुंह गिर गए। क्यों? इक्विटी वालों ने भी पैसा लगाना बंद कर दिया। कहते हैं इनके तो शेयर गिर गए, पैसा क्या लगाना। जिन्होंने लगाया भी था वो डर गए। कहते ये तो लोन नहीं वापस कर रहे यार, ये तो लोन नहीं वापस कर रहे। आज शेयर 100 रुपये का है, कल 60 पे आएगा, फिर 20 पे पैसा निकाल। एकदम से शेयर बाजार से जब पैसा निकलना शुरू हुआ, शेयर इनके मेजोरिटी में आ गए बाजार में। लेने वाला कोई नहीं, क्योंकि छवि तो बिगड़ी पड़ी। क्रेडिट रेटिंग ने भोंपू बजा दिया, उधर से रेटिंग गिर गई। नए लोन देने वाले दौड़ गए, पुराने लोन लेने वाले चूल खींच रहे पकड़ के, कहता पैसा ला, वो भी नहीं है देने के लिए। ऐसे में हाहाकार मचा और 1 लाख करोड़ का भंटाधार नज़र में आया। और इसको कवर करने के लिए फिर सरकार घुसी बीच में। कहते क्या हो रहा था? कहते ऐसा हुआ कुछ। कहते चलो साइड हो जाओ, फिर तुम्हें बताते हैं। अब ये बात समझ में आई? इस तरह से बेटा ये सिस्टम पूरा ना जकड़बंदा है। मतलब इसको सिर्फ ये कह देना मारो 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 मारो, भीड़ की तरह व्यवहार ना करें, हल निकालो। हल बहुत गहरे हैं। ओके, ये समझ में आया? तो ये लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं। जब तक तो ये दे रहे थे बड़े अच्छे लग रहे थे सबको। उन सड़कों से गाड़ियाँ बहुत लहरा के चल रही थी, किस्त पे ली हुई स्विफ्ट VDI हैं, बड़ा मज़ा आ रहा था। कहते अब तो सीधी सड़क बनी है, यहाँ से वहाँ तक एकदम पहुँच जाते 4 घंटे में साए से। लेकिन जब अब वही क्रेडिट एजेंसियों के पैसे डूब रहे हैं, नहीं तो हम कह रहे हैं मारो मारो मारो। ऐसा नहीं होता। जिन सड़कों पे चलते हैं उन पर पाई पाई लगी रहती है। वो लोन मिलते हैं तो सड़कें बनती भैया। फिर कहोगे हम टोल नहीं देते, हाँ देते हैं भाई, देते हैं। उसी दिन थोड़ी ना दे देते हो हज़ारों करोड़ की सड़क का एक ही दिन में पैसा। टोल देते हो, कहीं बुढ़ापे तक भी चले जाओगे तो कितना ही टोल भर दोगे। लेकिन सड़क बनाने के लिए लाखों करोड़ रुपए चाहिए, वो एकदम से जुटाना पड़ता है, वो फिर इधर से ही आता है। समझ आ गई बात? डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट, अब ये तो मुझे समझाना ना ही पड़े। फाइनेंशियल मार्केट डेवलप करते हैं यार, शॉर्ट टर्म क्रेडिट लेते हैं, लॉन्ग टर्म क्रेडिट देते हैं। समझ आई? कमर्शियल पेपर इशू करते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट देते हैं, लोगों से बॉन्ड लेते हैं, लोगों को बॉन्ड देते हैं, शेयर मार्केट से पैसा मोबिलाइज करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट और इससे ऊपर से कुछ निकल के आएगा, हैं? इक्विटी और डेट 2 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, दोनों में तो खेला खेल रहे हैं, तो हो तो गया फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट की मतलब ये एक तरह से रोमांच है। आत्मा तो नहीं करूँगा, वो तो सरकारी बैंक है। फाइनेंशियल मार्केट का जो रोमांच होता है ना, किसी भी महफिल में सब लोग होते हैं। कब तक मज़ा नहीं आता आपको?